हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश की ओर से राष्ट्रीय खेलों में पदक जीत रहे खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। शूटिंग से पहले दिन मुकाबले में सागर भार्गव ने प्रदेश के लिए गोल्ड मेडल जीता, जबकि ओलंपिक का कोटा प्राप्त कर चुके सरबजोत सिंह ने प्रदेश को सिल्वर मेडल दिलाया। हरियाणा की हॉकी महिला टीम ने खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन का परिचय देते हुए उड़ीसा को 7-2 से हराकर लगातार तीसरी दर्ज जीत हासिल की है। वहीं आपको बता दें कि हरियाणा तीरंदाजी की तीनों टीमें फाइनल में पहुंच गई हैं। लड़कियों का मुकाबला 4 नवंबर को, मिक्स मुकाबला 5 नवंबर को और लड़कों की टीम का 6 नवंबर को गोल्ड मेडल के लिए खेलेंगी। वहीं राष्ट्रीय खेलों के कुश्ती के मुकाबले 97 किलोग्राम भार वर्ग में नितेश ने गोल्ड, 77 किलोग्राम में वर्ग में विकास ने और 125 किलोग्राम भार में सुमित मलिक ने प्रदेश को सिल्वर मेडल दिलाया। इसके अलावा 97 किलोग्राम भार वर्ग में रोहित बुर्रा ने, 86 भार वर्ग में राकेश ने, 76 किलोग्राम वर्ग में दीपक पुनिया और 68 किलोग्राम वर्ग में स्वाति बेरवाल ने, 50 किलोग्राम वर्ग भार में स्वीटी ने प्रदेश के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीते। वहीं जूनियर कोच अनिल कुमार ने भी हरियाणा सरकार और खेल नीति को खिलाड़ियों के लिए सबसे बढ़िया बताया है। तैयारी और भी जोर शोर से है, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। मैं जूनियर कोच फतेहाबाद मेरी पोस्टिंग है। हरियाणा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में मैं जॉब करता हूं। और जो ये लड़की अभी आज नेशनल गेम्स में गोल्ड लेके आई है 68 केजी में आरजू, ये मेरे पास वहाँ बोडिया खेड़ा स्टेडियम में प्रैक्टिस करती है और इस लड़की से मुझे ओलंपिक लेवल में गोल्ड मेडल की उम्मीद है। और भगवान ने चाहा तो जनवरी में अभी आगे हमारी एशिया चैंपियनशिप के लिए ट्रायल है, जिसमें से ओलंपिक क्वालिफाई होना है। उसके लिए हमारी तैयारी और भी जोर शोर से है, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। और हरियाणा की जो स्पोर्ट्स को आगे बढ़ने का एक रीजन किया कि हरियाणा की जो स्पोर्ट्स पॉलिसी है ना, बहुत अच्छी है। दादरी से रहने वाली हूँ। हरियाणा से यहाँ खेलने नेशनल गेम्स आई थी और मैं यहाँ 68 केजी में मैंने गोल्ड हासिल किया है। फर्स्ट टाइम है यहाँ पे। मुझे बहुत खुशी है यहाँ कि मैंने अपना बेस्ट दिया और अपने राज्य का नाम रोशन किया। और मैं चाहती हूँ मैं आगे जाके भी अपने देश का नाम रोशन करूँ और ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आऊँ। मेरी इस सफलता के पीछे मेरे कोच, मेरे माता पिता, मेरे गांव के लोग सभी ने मेरा पूरा सहयोग किया है और उनके सहयोग से ही मैं आज इस मुकाम तक पहुंची हूं। उन सभी का मैं धन्यवाद करना चाहती हूं और अपना आशीर्वाद मेरे साथ बनाए रखें। गृह मंत्री अनिल विज ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा ईडी के नोटिस को राजनीतिक नोटिस कहने के आरोप में पलटवार करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल डर गए हैं। यदि वो सही होते तो ईडी पहुंचकर सवालों के जवाब जरूर देते। पत्रकारों से बातचीत के दौरान विज ने कहा कि केजरीवाल डरे हुए हैं, इसलिए वो ऐसा तरीका अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी जब से सत्ता में आई है, इन्होंने किसी भी संवैधानिक संस्था को नहीं माना और इसका विरोध किया है। वहीं हुड्डा का जेल जाना तय है कि और घबराहट छिपाने के लिए अरगल बयानबाजी कर रहे हैं। हुड्डा साहब जिन्होंने 10 साल प्रदेश पर राज किया और अनेकों भ्रष्टाचार के केस किए, किसानों की सस्ती जमीनें लेकर बिल्डर्स को दी और कई काम किया और उन पर केस भी चल रहे हैं और उन केसों के कारण इनका जेल जाना भी तय है। अब ये अपनी घबराहट को छुपाने के लिए कैमोफ्लेजिंग कर रहे हैं और इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। नहीं, ये ऐसा है कि ये जब से वजूद में आए हैं, इन्होंने किसी भी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको माना नहीं है। हुड्डा साहब
सिक्किम में बादल फटने के दौरान लापता हुए सेना के जवान युधिष्ठार का पार्थिव शरीर अपने पैतृक गांव खाबी पहुंचा, जहां पूरे राजकीय सम्मान के साथ शहीद का अंतिम संस्कार किया गया। इस अवसर पर मौजूद लोगों ने भारत माता की जय घोष की और शहीद युधिष्ठार अमर रहे के नारे लगाए। इस मौके पर हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, विधायक दीपक मंगला, पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल और बीजेपी नेता टीपर चंद भी मौजूद थे। बता दें कि सिक्किम में 3 अक्टूबर की देर रात बादल फटने से वहां मौजूद तीस्ता नदी में अचानक बाढ़ आ गई और पानी का बहाव ज्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से शिविर में 20 फीट से अधिक आ गया और जहां सेना के वाहनों समेत 23 जवानों के अलावा स्थानीय लोग बाढ़ के पानी में बहकर लापता हो गए। सेना के लापता जवान में खाबी गांव में युधिष्ठिर भी शामिल था, जो सेना के बटालियन 420 एफडी में मेडिकल वाहन पर बतौर ड्राइवर तैनात था। सबसे पहले तो मैं शहीद युधिष्ठिर को चरणों में नमन करता हूं और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने चरणों में जगह दे और ईश्वर से ये भी प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवारजनों को जो इनके जाने से जो क्षति हुई है उसका भरपाई करने की शक्ति दें और जिस तरह से देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जो शहीदों का सम्मान सरकार कर रही है, उस सम्मान के तहत जो भी प्रदेश सरकार और का जो सम्मान होगा वो इस शहीद को दिया जाएगा और जो भी गांव वालों की उसकी डिमांड होगी वो पूरी की जाएगी। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे इलाके का एक बहादुर नौजवान 23 साल का युधिष्ठिर जो प्रोफेसर कृष्णलाल शर्मा जी के सुपुत्र थे, उनका जिस तरह से उनका देहावसान हुआ वो अत्यंत ही दुखद है, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी के दौरान सिक्किम के साथ चाइना बॉर्डर पर वो एम्बुलेंस के ड्राइवर थे। सबसे पहले तो अमर शहीद भाई युधिष्ठिर ने जो अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देकर के देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए जो बलिदान दिया है, ये हमारे इलाके के लिए बहुत सौभाग्य की और गौरव की बात है। और स्वर्गीय भाई युधिष्ठिर अकेले नहीं, उनके बहुत से साथी 20 से भी ज्यादा सैनिकों की इस तरीके से इस घटना चक्र में मृत्यु हुई है, वो शहीद हुए हैं। तो देश के लिए शहीद होने का हर किसी को सौभाग्य नहीं मिलता। ये हमारे इलाके का सौभाग्य है कि युधिष्ठिर जैसे वीर सैनिक अमर शहीद हमारे इलाके में पैदा हुए हैं और आज उनकी अंतिम विदाई में तमाम हमारा इलाका छत्तीस बिरादरी के लोग उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए। आज हमारे खामी गांव का एक वीर सपूत शहीद हुआ है। ये हमारे क्षेत्र के लिए, ये हमारे देश के लिए जो उसने अपने प्राणों की आहुति दी है, ये गौरव की बात है। मैं धन्य है वो माँ जिसने ऐसे वीर सपूत को जन्म दिया। मैं ऐसे वीर सपूत को और ऐसे वीर सपूत के परिवार को, बस्ती माता को सैल्यूट करता हूँ। हरियाणा की गठबंधन सरकार पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई है। यमुनानगर में कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों से विकास के पैसे को लेकर उनसे जवाबदेही तय की। देवेंद्र बबली ने मीडिया के सामने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार पारदर्शी है, कर्मचारियों, अधिकारियों और विधायकों से लेकर डिप्टी सीएम और सीएम तक विकास के पैसे की जवाबदेही तय करती है। उन्होंने कहा कि पहले के सरकारों का हाल आप खुद जानते हैं, विकास के पैसों की बर्बादी होती थी। देवेंद्र बबली ने कहा कि शेरों के तर्ज पर गांव में भी गंदगी की सफाई का काम सरपंच देखेंगे। इसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। देवेंद्र बबली ने 9 साल में जो योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई गई है उनको लेकर भी बखान किया। कभी सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि गांव के अंदर ही विकास हो सकता है। वो सोच लेकर हमने काम शुरू किया।
सिर्फ वोट मैनेजमेंट का पैसा मैं कह सकता हूं कि आज हमारी जो गठबंधन की सरकार है, इससे पहले जो सरकारें रही, मैं बिल्कुल उनको कभी भी डिबेट में बिठा ली थी कि आप जो उस टाइम में रहे हैं, सिर्फ और पैसा गली नाली और चौपालों के लिए, एक किस्म से कहूंगा वोट मैनेजमेंट के लिए पैसा दिया जाता था, उनको खुश करने के लिए पैसा दिया जाता था। एक व्यवस्थित तरीके से कह सकता हूं कि काम का, मान लीजिए मैं उदाहरण देना चाहूंगा, कोई हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर के कोई चौपाल भवन बनना है, उसके लिए 5 लाख 7 लाख दे दिया, कोई उसका एस्टिमेट नहीं होता था, बिल्डिंग आती अधूरी पड़ी रहती थी, बिल्डिंग बन गई, दरवाजे नहीं है, दरवाजे हैं तो उस पर फ्लोर नहीं लगे, फ्लोर पे बिजली की फिटिंग नहीं है, आधी अधूरी बिल्डिंगें होती थी, कोई भी काम कंप्लीट नहीं होता था। सरकार ने बड़े बदलाव किए, व्यवस्था परिवर्तन, टेंडर प्रोसेस में इसको लेकर आए। महेंद्रगढ़ जिले के गांव डुल्ला में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ओम प्रकाश यादव एवं पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने शिरकत की। पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा हर वर्ग का विशेष ख्याल रखा जाएगा। वहीं सबका साथ सबका विकास के तहत हरियाणा प्रदेश का समुचित और संग्रम विकास किया जा रहा है। देश के साथ साथ हरियाणा प्रदेश के विकास के पथ पर अग्रसर है। और इसी के साथ साथ अधिकारिता मंत्री ओम प्रकाश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हर वर्ग का विशेष ख्याल रखा है। हरियाणा प्रदेश के समस्त युवाओं को पारदर्शिता के साथ नौकरियां दी जा रही हैं। हरियाणा सरकार के माननीय मंत्री ओम प्रकाश जी यादव जनसंवाद के तहत आज डुलाना गांव में, आज खेड़की में बहुत जोरदार जनसंवाद, स्वागत, सम्मान, फिर बहरावास में, फिर रेवासा में और फिर लावन में, और आज के कार्यक्रम का ये अंतिम गांव डुलाना, छोटा गांव होने के बाद भी इतना जोरदार स्वागत, और पूरे जिला प्रशासन ने हर समस्या का मंत्री जी ने, जैसे यहाँ डुलाना की एक माननीय मुख्यमंत्री जी जब बवानिया आए थे तब भी इन गांव की ये समस्या हमने उनको ध्यान में, जैसे डुलाना है, देवास है, भांडोर है, ये जो महेंद्रगढ़ के साथ लगते हुए गांव हैं, इनका पहले भी बिजली कार्यालय महेंद्रगढ़ ही था, और मंत्री जी ने आज आदेश दिया है। हम गांव के लोगों ने इस बात का बहुत स्वागत किया है। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने एनसीआर में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के डॉक्टर एम कुट्टी की अध्यक्षता में एक वर्चुअल समीक्षा भी बैठक की, जिसमें कहा कि राज्य सरकार गुणवत्ता सूचकांक को लेकर अत्यधिक सतर्क है और धान की पराली जलाने के मामलों को लेकर कम करने के लिए बड़े कदम उठा रही है। वहीं कुट्टी ने पिछले वर्ष की तुलना में खेतों में पराली जलाने की घटनाओं में 60% से अधिक कमी हासिल करने के लिए करनाल और कैथल के उपायुक्त की सराहना की है। उन्होंने कहा कि खेतों में पराली जलाने को नियंत्रण करने में हरियाणा ने बेहतर कार्य किया, लेकिन वायु गुणवत्ता सूचकांक में सुधार के लिए आगामी त्योहारी सीजन के दौरान कड़ी निगरानी और उपाय करने की आवश्यकता है। के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें आपको बता दें कि एल्विश यादव, बता दें कि बिग बॉस विजेता एल्विश यादव पर नोएडा पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। रेव पार्टी मामले में नोएडा पुलिस ने
एफआईआर दर्ज की है। प्रतिबंधित सांपों और विदेशी लड़कियों की पार्टी में एंट्री होती थी। बता दें कि गौरव गुप्ता नाम के एक व्यक्ति ने थाना 49 में एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें उसने ये कहा है कि हमने एलिस यादव से संपर्क किया था एक रेव पार्टी के लिए और सांपों की व्यवस्था करने के लिए। उस पर उसने राहुल यादव नाम के एक व्यक्ति का फोन नंबर हमें दिया था। उसके आधार पर हमने निम्नलिखित लोगों को जो बुलाया था, जिसमें सपेरे हैं और ये राहुल यादव है, और उस पर फॉरेस्ट की टीम और पुलिस की टीम गई थी तो उनको पकड़ा था। इसमें 5 लोग गिरफ्तार हैं। इनसे 9 सांप बरामद हैं और लगभग 20 ml सांपों का जो जहर है वो बरामद हुआ है। इस पर एफआईआर पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है। नारनौंद बिजली निगम कार्यालय के प्रांगण में अनुबंधित विद्युत कर्मचारियों ने एसडीओ के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने गेट मीटिंग कर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों की मांग है कि काम के अनुसार सभी कर्मचारियों की एक समान ड्यूटी लगाई जाए और अनुबंधित बिजली कर्मचारियों के साथ भेदभाव न किया जाए। आज हमारी एसडीओ के खिलाफ गेट मीटिंग का 6वां दिन है और आज तक जब से हमने गेट मीटिंग की है, एसडीओ ना ही दफ्तर में आया है गेट मीटिंग के टाइम के दौरान और ना ही हमारी जो जायज मांगे हैं उनको संज्ञान में ले रहा है। हमारी मांगे जायज हैं, जो निगम हित में हैं। हमारी मांगों में जैसे ऊपर से चीफ साहब ने ऑर्डर निकाले हुए हैं, भाई किसी भी कच्चे कर्मचारी की बदली सब डिवीजन का अधिकारी नहीं करेगा। जिला अध्यक्ष अर्चना गुप्ता और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य संजय छोकर ने बताया कि हरियाणा सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 26 नवंबर को अनाज मंडी समालका में एक महारैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सीएम मनोहर लाल समालका को एक बड़ी सौगात देने की घोषणा करेंगे। वहीं उन्होंने बताया कि करनाल में अत्यंत महासम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि 1 जनवरी 2024 से प्रदेश में सामाजिक पेंशन के लाभार्थियों को 3000 रुपए के मासिक पेंशन मिलेगी। वर्तमान ये पेंशन राशि 2750 रुपए है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का केवल नारा दिया, असल में कांग्रेस ने गरीबी के साथ 420 का खेल खेला। वहीं संजय छोकर ने कहा कि प्रदेश में पहले की सरकारों में भाई भतीजावाद क्षेत्रवाद के लिए काम कर रही है, लेकिन हमने भाई भतीजावाद और क्षेत्रवाद को खत्म कर प्रदेश के लोगों के साथ काम किया। तो काफी दिनों से हम वेट कर रहे थे कि हमारे इस हल्के में भी सीएम साहब कुछ घोषणाएं करें। और एक दूसरा हेतु है कि जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री जी समाज के हर वर्ग की चिंता कर रहे हैं, उस तरीके से आज हम सब कार्यकर्ताओं की भी जिम्मेवारी बनती है कि हम हर एक योजना को नीचे तक पहुंचाएं। कल हमारा एक बहुत ही भव्य अंत्योदय सम्मेलन कल करनाल में हुआ, जिसमें आदरणीय सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। और कल 6 ऐसी घोषणाएं जिसमें बहुत ज्यादा गरीब परिवारों का अंत्योदय होगा, वो समाज की मुख्य धारा के साथ जुड़ पाएंगे, वो घोषणाएं करी। कल सीएम साहब ने पहली घोषणा उन्होंने करी कि 1 जनवरी से जो हमारी वृद्धावस्था पेंशन थी, विधवा पेंशन थी, दिव्यांग पेंशन थी, वो जो है 2750 रुपए से 1 तारीख से जो है वो 3000 रुपए हो जाएगी। तो इसका भी, और ये इतनी पेंशन पूरे भारत में कहीं पर भी नहीं है, तो उसके लिए भी हम सीएम साहब का धन्यवाद करते हैं। सीएम साहब हमारे हल्के में कुछ न कुछ घोषणाएं करके जाएंगे और हम सब कार्यकर्ता बंधु वहां उपस्थित होंगे सीएम साहब का धन्यवाद करने के लिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य था जो हमारी 26 नवंबर को आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी हमारे मुख्यमंत्री जी की रैली है,
और उसी को लेके पहले की तैयारी तो हमारी काफी दिनों से चल रही थी, लेकिन आज ऑफिशियली हमने जिलाध्यक्ष हमारी आई थी अर्चना, उनके सामने हमने रैली को अनाउंस किया। तो इसमें क्या क्या डिमांड रखने वाले? देखिए, हमारा जैसा आपने भी अभी बात करी कि पिछले 9 सालों में समालखा में कहीं न कहीं छोटी मोटी कमियां रही, उस तरीके से बात हम यहाँ का जनप्रतिनिधि नहीं उठा पाए या प्रोग्राम उस तरह नहीं हो पाए, जो कमियां रही हमने मुख्यमंत्री जी से बात करी कि समालखा को भी बराबर चीजें मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा आप प्रोग्राम रखो, हम कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने काफी बड़ी चीजें लिस्टें बनाई हैं, गांव वाइज हमने सरपंचों से, जिला परिषद के मेंबर, ब्लॉक, सबसे हम काम की लिस्टें ले रहे हैं। तो अब देखते हैं, उनको कंपाइल करेंगे और फिर हम बात करेंगे मुख्यमंत्री जी से, ये हमारी डिमांड है। सरकार बहुत कोशिश कर रही है कि किसान पराली ना जलाएं। इसके लिए कृषि विभाग की तरफ से अंबाला के लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। वहीं किसानों को सरकार की तरफ से पराली ना जलाने के लिए प्रति एकड़ के हिसाब से प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। बावजूद इसके अंबाला में पराली जलाने की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही। धान की फसल लगभग कट चुकी है, लेकिन फिर भी जो धान के बचे हुए अवशेष है उसमें किसान जला रहे हैं, जिसकी वजह से अंबाला की हवा भी जहरीली हो गई है। वहीं अंबाला एग्रीकल्चर डिप्टी डायरेक्टर जसविंदर सिंह ने बताया कि पिछले 4 वर्षों में जितने चालान काटे हैं उतने के कम सीजन में काटे गए। बता दें कि उनने लगभग 3 लाख से ज्यादा रुपए वसूले गए हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि पूरा प्रयास किया जा रहा है कि लोग पराली ना जलाएं, लेकिन इसके लिए कृषि विभाग की टीम लगातार फील्ड में घूम रही है। लगभग 95% एरिया हार्वेस्ट हो चुका है। अभी सिर्फ 5% एरिया बचा है जो अम्बाला फर्स्ट ब्लॉक में ही है, और यहाँ मोस्टली बासमती किसान लगाते हैं और हाथ से कटाई चल रही है। अभी तक हमारे 165 जगह पे लोकेशन आई थी हरसक से, जो हमने वेरीफाई की है। उसके अलावा 3,15,000 रुपये किसानों पे फाइन इम्पोज किया है और 2 FIR भी हुई है। तो हमारा पूरा प्रयास है कि आगे आगजनी ना हो। आज भी चीफ सेक्रेटरी साहब ने VC ली थी, तो उसमें भी हमने अश्योर किया कि हम आगे इन केसेस को नहीं बढ़ने देंगे। हरियाणा प्रदेश के 1 दर्जन से अधिक जिले इन दिनों गंभीर वायु प्रदूषण से गुजर रहे हैं, जहां पर AQI 300 से 400 के बीच है और प्रदूषण की दृष्टि से हानिकारक स्तर रखता है। पिछले जहां पराली मुख्य कारण माना जाता था, वहीं वाहनों के निकलने वाले धुएं भी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जा रही है। भिवानी के रोडवेज जनरल मैनेजर नेत्र खत्री ने बताया कि रोडवेज के होने वाले प्रदूषण के बारे में उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि दिल्ली का AQI 400 से ऊपर चला गया है। वहीं हरियाणा प्रदेश में भी AQI बहुत खराब स्थिति में पहुंच चुका है। हमारे पास जो है BS6 मॉडल की गाड़ियां हैं, और BS6 मॉडल आज के टाइम में देश में BS6 मॉडल ही चल रहा है, बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल, जो कि प्रदूषण है के बराबर उनके अंदर। और BS6 की गाड़ियां दिल्ली में जा रही, किसी प्रकार का कोई व्यवधान अभी तक तो आया नहीं है और आने की संभावना भी नहीं किसी प्रकार। टोटल कितनी बसें मेरे पास टोटल लगभग 25-26 बसें मेरी दिल्ली जाती है, जिसके अंदर सब डिपो तोसाम, सब डिपो लोहारू और डिपो भिवानी है। भिवानी से 22 गाड़ियां हैं, 4 लोहारू से और 2 तोसाम से। अभी तक किसी प्रकार का कोई भी व्यवधान नहीं आया है गाड़ियों चलाने में दिल्ली की तरफ से, क्योंकि हम BS6 की गाड़ियां ही केवल दिल्ली में भेज रहे हैं। प्रकार कोई समस्या नहीं है। अगर कोई समस्या किसी को आएगी तो उसका हल कर दिया जाएगा, वैसे किसी को कोई समस्या आनी नहीं चाहिए और ना आएगी हमारी तरफ।
हरियाणा के विभिन्न जिलों की तर्ज पर अंबाला में भी पॉल्यूशन का स्तर लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। अस्पतालों में मरीजों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है, तो लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी है। ऐसे में जनता ने सरकार से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जाएं और पराली को जलाने से रोका जाए। दरअसल हरियाणा में इन दिनों पॉल्यूशन स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। कई जिले तो ऐसे हैं जहां पर लोगों को सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। प्रदूषण बढ़ने का कारण हमारे यहाँ बढ़ते हुए ज़्यादा व्हीकल हैं और सुबह आते हैं तो आंखों में जलन वगैरह होती है, कई बार सांस लेने में भी तकलीफ होती है। जैसे पार्क के बाहर हम कभी रोड पे निकल गए तो काफ़ी पोल्यूशन की जो गंदी हवा है वो अंदर जाती है, तो उससे काफ़ी नुकसान होता है। पोल्यूशन काफ़ी बढ़ रहा है, इसके ऊपर सरकार को कोई ना कोई एक्शन जरूर लेना चाहिए। मैं तो सरकार से दरखास्त करूँगा। मैं अनुभव अग्रवाल आज पार्क में सैर करते हुए, क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में सबसे बड़ा पार्क है जहाँ पर सभी लोग आते हैं, लेकिन पिछले 10-15 दिनों से जैसे जैसे ठंड बढ़ती जा रही है या जैसे जैसे मैं कहूँगा कि पराली जलती जा रही है, धीरे धीरे चाहे गाड़ियों के माध्यम से कहें चाहे किसी भी वजह से कहें, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। क्योंकि ये जो स्मोक है ये स्मोक का रूप धारण कर चुका है। फॉग होती है ऊपर और ये स्मोक ऊपर नहीं जाता, तो ये सांसों के माध्यम से, ऑक्सीजन के माध्यम से सबके अंदर जा रहा है। अगर आप सारे हॉस्पिटल जाकर देखेंगे आजकल, सभी हॉस्पिटल्स अभी, बल्कि जो नए हॉस्पिटल खुले हैं उनके अंदर भी इमरजेंसी में जगह नहीं है, बेड नहीं है। केवल और केवल रीजन मैं समझता हूँ यही है, क्योंकि हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही, हमें कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रही है। पोल्यूशन की जहाँ बात है, पोल्यूशन तो बढ़ ही रहा है। और आप देखिए पार्क के बाहर भी ना आग जलाते हैं, कूड़ा करकट जो गिरते हैं यहाँ पर, पहले तो नहीं गिरता था, अब बहुत गिरने लग गया और यहाँ पर आग जलाते हैं और सुबह सुबह सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती है और आंखों में जलन हो रही है। इधर आसपास बहुत गंदगी है, इस रोड के ऊपर, बाहर पार्क के बाहर वाले रोड पर बहुत गंदगी है और इधर जो है अपना कूड़े में आग लगाते हैं और उससे जो दम घुटता है पूरा।